गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नितिन सिंघानिया भारतीय कला एवं संस्कृति की क्लास। इसमें हम लोग गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली तीनों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें से भारतीय कला एवं संस्कृत से प्री में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन बनते हैं हर साल। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, 3 शैलियाँ हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गांधार शैली से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? आधुनिक पेशावर और अफ़गानिस्तान के निकट पंजाब के पश्चिमी सीमाओं में संलग्न हिस्से में गांधार शैली का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, कहाँ पे? आधुनिक पंजाब या फिर पेशावर कह सकते हैं उसे। आधुनिक पेशावर और अफ़गानिस्तान के निकट और पंजाब के पश्चिमी सीमाओं में संलग्न हिस्सा है ये एरिया कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड्स? आधुनिक जो पेशावर है वहाँ पर, उसके बाद अफ़गानिस्तान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में संलग्न है, मतलब मिला हुआ है इतने एरिया में पाया जाता है। फ्रेंड, जो यूनानी आक्रमणकारी आए थे और तो उन्होंने अपने साथ कुछ कलाएं लेकर आई, कुछ परंपराएं लेकर आई, कुछ तरीका बनाने का लेके आया। तो उन्हीं के साथ मिलकर, जैसा कि फ्रेंड दिया हुआ है, यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी और रोमन मूर्तिकारों को परंपराएं लाए, जिससे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराएं प्रभावित हुईं। इस प्रकार गांधार शैली को कला शैली, ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। इसी गांधार शैली को फ्रेंड्स ग्रीक इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, यूनान से यानी यूनानी लेके आए थे, तो यूनान की कैपिटल कौन सी है? एथेंस है। यूनान की कैपिटल फ्रेंड्स एथेंस है। जैसे सिकंदर आया था आक्रमण के लिए, वो भी यूनानी था। हेलो, फिर देखते हैं फ्रेंड्स। गांधार शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी की अवधि में 2 चरणों में हुआ। फ्रेंड्स, आपको पता है यीशु मसीह के जन्म से पहले उसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह का जब जन्म हो गया उसके बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। तो इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला 50 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, जहाँ आरंभिक शैलों को नीले धूसर बलुआ पत्थर के प्रयोग के लिए जाना जाता है, आरंभिक शैलों को फ्रेंड्स किसी नीले धूसर बलुआ पत्थर के प्रयोग के लिए जाना जाता है, वहाँ उत्तर शैली की मूर्तियों को बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, 2 चरणों में जो विभाजित किया गया था, तो जो आरंभिक थे उसे कैसे बनाया गया था? नीले धूसर बलुआ पत्थर से। और दूसरा जो था, दूसरे चरण का जो निर्माण किया गया था, वो मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित है, जो अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती है। फ्रेंड्स, अपोलो जो थे वो यूनान के मुख्य देवताओं में से एक थे। ये जीजू करके है, उनकी बेटी थी, ऐसा मतलब मानता है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसे। तो जो अपोलो थे वो कौन थे? यूनान के देवता थे। ओके फ्रेंड्स, तो यूनान के देवता से ये मूर्ति काफ़ी प्रभावित है, मतलब उनसे मतलब ली गई है, कुछ चीज़ें ली गई हैं। मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है उनकी मूर्ति। इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से शरीर के इनको सजाए हुए एक नग्न तरीके से इनको दर्शाया गया है, मतलब इनकी बॉडी नग्न है, उस तरीके से इन्हें दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छी मूर्तिकला है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे आते हैं। फिर आप लोग देखते हैं फ्रेंड्स मथुरा शैली। फ्रेंड्स, मथुरा शैली का विकास पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 3री शताब्दी या ईस्वी के बीच की अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ था। मथुरा शैली
की मूर्तियाँ उस समय सभी तीनों धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की कहानियों और चित्रों को प्रभावित हैं। फ्रेंड्स, गांधार शैली में सिर्फ गौतम बुद्ध के चित्रों को मूर्तियों को बनाया गया है, मगर मथुरा शैली में इन तीनों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों की मूर्तियों को बनाया गया है। कहानियों को चित्रों से प्रभावित थी, ये तीनों चित्रों से क्या थी? प्रभावित थी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मथुरा शैली की मूर्तियाँ उस समय के सभी तीनों धर्मों बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की कहानियों से प्रभावित थीं। फ्रेंड्स, ये मूर्तियाँ मौर्य काल के दौरान मिली यक्ष के नमूने की मूर्तियों पर आधारित थी। मतलब आपने मौर्य काल में पढ़ा होगा यक्ष और यक्षिणी, तो ये लोग बहुत ही वो माने जाते थे, आप उस समय बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते थे। तो उन्हीं के मूर्तियों पर क्या है फ्रेंड्स, ये इसके नमूने आधारित हैं। मथुरा शैली ने मूर्तियों के प्रतीकों को प्रभावशाली उपयोग दिखाया। फ्रेंड्स, ये पूरा स्वदेशी कला है, ये पूरी स्वदेशी कला है। हिंदू देवताओं का प्रदर्शन उनकी आयुध, हथियार और उपकरणों का प्रयोग करके किया गया था। जैसे हिंदू देवता होते हैं फ्रेंड्स, एक हाथ में कमल, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक हाथ में, तो ऐसे प्रदर्शन किया गया था। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, उनके लिए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया गया है। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उदाहरण के लिए शिवलिंग को और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया गया। इस प्रकार बुद्ध के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है और ज्यामितीय पैटर्न में अलंकृत है। बुद्ध को दो बोधिसत्व यानी कमल पकड़े पद्म पड़ी और वज्र पकड़े वज्रपणी से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे हिंदू धर्म से भी प्रभावित है ये कला। तो जैसे हिंदू धर्म में देवता होते हैं तो उनके हाथ में कई सारी चीज़ें होती हैं, शंख, चक्र, गदा, तो वैसे बुद्ध को दर्शाया गया है। और फ्रेंड्स, जैसे कोई भी देवता जब प्रकट होते हैं या फिर कोई भी महान व्यक्ति, या फिर ये कह सकते हैं कोई भी दो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनके जब भी प्रकट होते हैं तो उनके शरीर से एक तेजस का प्रकट होता है। जैसे जैसे कोई देवता जब प्रकट हुए तो उनके अगल बगल से क्या निकलती रहती है? रोशनी निकलती रहती है। वो रोशनी क्या होती है फ्रेंड्स? पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उसे एक चक्र के माध्यम से दर्शाया गया है। उसे क्या है फ्रेंड्स, कैसे दर्शाया गया है? एक बुद्ध की मूर्ति है और पीछे एक गोल चक्र सा है जिसमें से तेज निकल रहा है। इसे हम लोग प्रभामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रभामंडल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रभामंडल कहते हैं। और बुद्ध को दो बोधिसत्व फ्रेंड्स, कमल पर पकड़े पद्म पड़ी और वज्र पकड़े वज्रपणी से घिरा हुआ दिखाया गया है। मतलब बीच में मूर्ति है और एक तरफ कौन है? कमल पकड़े हुए पद्म पड़ी हैं और इधर एक तरफ कौन है? वज्र पकड़े वज्रपणी हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग और आगे देखेंगे। फिर हम लोग आते हैं अमरावती शैली पर। अमरावती शैली की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, इसे भारत के दक्षिणी भाग में अमरावती शैली का विकास हुआ। तो अमरावती किसकी कैपिटल है फ्रेंड्स? कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। सातवाहन शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे इसका उद्गम हुआ। जहां अन्य दो शैलियों ने एकल आकृति पर बल दिया, अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों में कथात्मक कला के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया। इस शैल की मूर्तियां में त्रिभंग आसन यानी तीन झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जैसे गंधार शैली और मथुरा शैली में एकल मूर्तियों पर प्रयोग किया गया है, मतलब एकल मूर्तियों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मगर इसमें कहानी के रूप में मूर्तियों को क्या किया गया है? दर्शाया गया है एक कहानी के तौर पर। जैसे कुछ मूर्तियाँ, सारी मूर्तियाँ मिलकर एक कहानी कह रही हैं। मतलब एक देवता के पास और बहुत सारी मूर्तियाँ एक बीच में बनाई गई हैं। और इसमें फ्रेंड्स, अमरावती शैली में एक बहुत ही त्रिभंग आसन यानी तीन झुकाव के शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मतलब एक अगर लेडीज़ है तो उसे त्रिभंग आसन में ऐसे खड़ा किया गया, वो त्रिभंग आसन में दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, और ये आकृतियाँ कौन थी? बहुत ही गतिशील होती थी, मतलब गतिशील मुद्रा में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं डिफरेंस गांधार शैली और अमरावती शैली में और
मथुरा शैली में डिफरेंस क्या है। बाहरी प्रभाव फ्रेंड्स में हम लोग देखते हैं, ये यूनान या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का भारी प्रभाव है इसमें, जैसा यूनान के देवता की जैसी मूर्ति बनाई गई है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि ये बाहर से आई थी कला, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। और मथुरा कला में देखते हैं फ्रेंड, यह शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई है तथा ब्राह्मण संस्कृतियों से प्रभावित नहीं है, मतलब ये बाहर की संस्कृतियों से प्रभावित नहीं है। गांधार कला बाहर की संस्कृतियों से प्रभावित है। और यह अमरावती शैली की हम लोग जब बात करते हैं फ्रेंड्स, यह शैली भी स्वदेशी रूप में विकसित हुई और बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग कंपेरिजन करने में देख सकते हैं कि गांधार शैली बाहर की संस्कृतियों से प्रभावित है, मगर मथुरा शैली और अमरावती शैली बाहर की संस्कृतियों से प्रभावित नहीं है। इसमें सामग्री कौन कौन सी प्रयोग की गई है फ्रेंड्स, इसमें नीले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है पहले चरण में, और दूसरे चरण में मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया गया। तो आपको पता है गांधार शैली को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। तो प्रारंभिक चरणों में बलुआ पत्थर का, दूसरे चरणों में मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। और फ्रेंड्स जब मथुरा शैली की हम लोग बात करते हैं तो मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर का प्रयोग करके बनाया जाता था। चित्तीदार बलुआ पत्थर होते थे, उसे यूज करके बनाया गया था। और अमरावती शैली फ्रेंड्स, अमरावती शैली की मूर्तियाँ जो होती थी वो सफ़ेद संगमरमर के उपयोग से बनाई जाती थी। किसके उपयोग करके ज़्यादा बनाई जाती थी, सफ़ेद संगमरमर के उपयोग से बनाई जाती थी। फिर लोग देखते हैं फ्रेंड्स धार्मिक प्रभाव। फ्रेंड्स ग्रीक रोमन देवताओं से प्रभावित था, आपको मैंने बता चुका हूँ, एवं मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला, इसमें बौद्ध चित्रकला का। और फिर हम लोग आते हैं मथुरा शैली पर। मथुरा शैली उस समय के तीनों धर्मों यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव है। मथुरा शैली में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव है, मगर गांधार शैली में सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। और इसमें अमरावती में भी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। संरक्षण किसने किया था फ्रेंड्स, कुषाण शासकों ने संरक्षण किया था। किसका गांधार शैली का। और मथुरा शैली का भी कुषाण शासकों ने संरक्षण किया था। आपको पता है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो आपको कमेंट करना है कि कुषाण किस यान का, यानी महायान या हीनयान या महायान इनमें से किसका अनुयायी था वो। ओके फ्रेंड्स। और फिर अमरावती शैली सातवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त है अमरावती शैली को। फिर हम देखते हैं फ्रेंड विकास क्षेत्र किधर है, उत्तर पश्चिमी सीमांत में है, या फिर कह सकते हैं इसे कह सकते हैं आधुनिक कांधार क्षेत्र में विकसित हुई है। कंकाली टीला जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कंकाली टीला फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मूर्तियों के लिए। फिर हम लोग मथुरा शैली आते हैं। ये मथुरा शोक और कंकाली टीला में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई कंकाली टीला जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये तो याद ही हो गया होगा आपका, कंकाली टीला किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, मथुरा और शोक और कंकाली टीला में और आसपास के क्षेत्रों में भी विकसित हुआ था। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ये कहाँ विकसित हुआ था, विकास क्षेत्र गोदावरी की निचली घाटी में, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में और आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुआ है। फिर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं बुद्ध की मूर्ति की विशेषताएं। फ्रेंड्स गांधार शैली में लहराते हुए बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। उन्होंने बहुत कम आभूषण धारण किए हैं और योगी मुद्रा में बैठे हैं। आंखें आदि बंद हैं जैसे कि ध्यान मुद्रा में हो। सिर पर उभार या जटा को दिखाया गया है। यह बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। फ्रेंड्स मेंस में ये डिफरेंस पूछता है अक्सर, तो इसे याद कर लीजिएगा। फिर मथुरा शैली में बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्न चित्त दिखाया गया है। कैसे फ्रेंड्स, प्रसन्न चित्त दिखाया गया है। तंग कपड़े पहने हुए शरीर को हष्ट पुष्ट, गांधार मथुरा शैली में फ्रेंड्स हष्ट पुष्ट दिखाया गया है उनको बहुत ही ज़्यादा। चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हैं और उनका चेहरा विनीत भाव को दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उभार या जटा दिखाई गई है। फिर फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अमरावती शैली। चूँकि अमरावती सामान्यतः कथात्मक कला का अंग है, इसमें एक चित्र कहानी के माध्यम से इसे दर्शाया जाता था, अतः बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है जैसे बाकी दोनों में किया गया है।
कि दोनों पे बुद्ध की विशेषताओं पर बल दिया गया है, इसमें बुद्ध की विशेषताओं पर कम बल दिया गया है। मूर्तियाँ सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं। बुद्ध की सारी कहानियाँ फ्रेंड्स जातक कथाओं में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा कहानियाँ जातक कथाओं में मिलती हैं। अर्थात मानव और पशु दोनों रूप में बुद्ध को पिछले जीवन को बताती हैं। फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ आपको। गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ओके फ्रेंड्स, हम लोग फिर देखते हैं यूनानी कला और रोमन कला। यूनानी और रोमन शैली के बीच कुछ अंतर है फ्रेंड्स, तथा गांधार शैली दोनों शैलियों का एकीकरण है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यूनानी और रोमन शैलियों के बीच कुछ अंतर है तथा गांधार शैली दोनों शैलियों का एकीकरण है। फ्रेंड्स यूनानी शैली और रोमन शैली मिलकर क्या बना है? गांधार शैली बना है। यूनानियों को आदर्शवादी शैली भगवान और मनुष्य के पेशीय चित्रण में और सौंदर्य दर्शाते हुए परिलक्षित किया गया है होती है, और संगमरमर का उपयोग करके यूनानी पार्थेनन की कई यूनानी पौराणिक आकृतियों की मूर्तियां बनाई गई है। फ्रेंड्स यूनानी नॉर्मली संगमरमर का ज़्यादा यूज करते थे, आपको जैसा मैंने दिखा चुका हूँ। वहीं दूसरी ओर फ्रेंड्स रोमवासी अलंकरण और सजावट के लिए कला का उपयोग करते थे, जबकि यूनानी आदर्शवादी के विपरीत प्रकृति में यथार्थवादी थे। रोमन कला यथार्थवाद को प्रदर्शित करती है तथा वास्तविक लोगों के ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करती है। रोमवासी अपनी मूर्तियों के कंक्रीट का उपयोग करते थे। रोमवासी अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं गांधार कला क्या है? यूनान और रोमन कला का मिश्रण है। यूनानी संगमरमर का यूज करते थे और ये कंक्रीट का उपयोग करते थे। फ्रेंड्स ये दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स ये देखिए यूनानी रोमन शैली में और बुद्ध शैली में कितनी समानताएं दर्शाई जा रही हैं। इसमें भी शांति भाव है, इसमें भी देख रहे हैं शांति भाव है और बहुत ही तेज झलक रहा है। और बालों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग आते हैं नीचे। तो बुद्ध की कुछ मुद्राएं हैं। तो फ्रेंड्स बुद्ध की मूर्तियों को कुछ मुद्राओं में दिखाया गया है, जो मुद्राएं अलग अलग भाव प्रकट करती हैं, अलग अलग बातों को दर्शाती हैं। तो फ्रेंड्स पहली मुद्रा है भूस्पर्श मुद्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है भूस्पर्श मुद्रा, ये देख रहे हैं, ये भूस्पर्श मुद्रा है। इसमें एक हाथ जमीन को टच किए हुए है, इसलिए इसका नाम भूस्पर्श मुद्रा है। ये मूर्ति क्या कहती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने वाली एक सर्वाधिक आम मुद्रा है। इसमें बुद्ध को उनके बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। ये देखिए फ्रेंड, बाएं हाथ को ध्यान में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी है और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। फ्रेंड्स दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है और एक हाथ कहाँ पे है? गोद में है। इस मुद्रा को सामान्यतः अक्षोभ्य के रूप में से ज्ञात नीलवर्ण बुद्ध किससे संबंध किया जाता है। इसका महत्व क्या है फ्रेंड्स? सत्य का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान, तथा यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपना लेक्चर बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और मैं इसकी आगे वाली वीडियो लेके आऊँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।